चलो, हम अभी आज का नया टॉपिक है पाचन एवं चयापचय क्रिया, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारा न्यू टॉपिक है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमने अभी तक के जो चीजें देखे हैं, जो तत्व देखे हैं, जो हमने अभी तक के सारी चीजें देखे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वैसे ही मान के चलो, पंच महाभूत ना होते तो क्या आप होते क्या? पंच महाभूत ना होते तो क्या आप होते क्या? आपके शरीर में त्रिदोष वात पित्त कफ ना होते तो क्या आप होते का? क्या आपके शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ना होते और पंचमहाभूत और त्रिदोष होते तो क्या आप होते क्या? उसी तरह उसी तरह हमारे पेट का डाइजेस्ट, पेट तो है लेकिन पेट में डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर ना हो तो क्या आपके जीवन को अर्थ है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं है। डाइजेशन होना ये आपका स्वाभाविक कर्म है, तथा ये आपकी मेंटली, आपकी शारीरिक क्रिया और आपका मन, इसको क्या करता है? प्रफुल्लित रखता है। क्या करता है? प्रफुल्लित रहता है। और हीलिंग पर्पज से मैं एक बात बोलता हूँ, जब निगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट होती है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कोई करता है या फिर डर पैदा होता है, तो सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? पेट के ऊपर। उसको क्या होता है? प्रेशर से टॉयलेट आएगा, ठीक है, और पेट दर्द देगा और लुस्त लुस्त लगेगा। समझ जाना, समझ जाना कि हमारे ऊपर निगेटिविटी हो रही है, तथा एंजाइटी होना, दिल का घबराना। समझ जाना निगेटिविटी की स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर तरीके से दिमाग काम न करना। समझ जाना कि मेरा डाइजेशन खराब हो रहा है और निगेटिविटी शुरुआत हो गई है ना। तो ये डाइजेशन आपके मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल सभी तरीके से ये महत्वपूर्ण है, तथा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रॉपर है तो आपका दिमाग भी संतुलन रह सकता है, ये प्रॉपर नहीं है तो आपका दिमाग भी असंतुलित हो जाएगा। ये जनरल बात बोल रहा हूं, ठीक है। ये बात मैं जनरल बोल रहा हूं। सभी अपने अपने माइक ऑन रखे तथा मेरे क्वेश्चन के आंसर देते रहे, और जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो समय के अनुसार पूछे, ओके सर। है ना। थैंक यू। हम जब भी भोजन या अन्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स, विटामिन आदि जिन तत्वों का सेवन करते हैं, उनसे शरीर में धातु की पुष्टि, बल, वर्ण, दीर्घायु, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो भी आप खाते हो उससे क्या हो रहा है? आपके शरीर में धातु निर्माण हो रहे हैं, बल मिल रहा है, पुष्टि हो रही है, आपकी उम्र बढ़ते जा रही है ना। आपको दीर्घायु प्राप्त हो रहा है, इससे आपकी सुंदरता बढ़ रही है, इसकी आपकी त्वचा में नमी आ रही है, तथा जीवन स्थिर हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। किसके कारण? आपके खाने के कारण। खाना किस तरीके से होना? खाना एक नंबर का क्वालिटी खाना होना, डुप्लीकेट खाना नहीं होना। तथा हम आजकल जो भी खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं? एक तरीके से सारा डुप्लीकेट, ठीक है। बुद्धि, वर्ण, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, परंतु ये बल आदि शरीर को तभी प्राप्त हो सकता है जब ये सभी बाहरी तत्व शरीर के तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, अभी आपने जो लिखा वो वाक्य मैंने पहले ही बोला था ना। तो उसी तरह से भोजन को शरीर के अनुरूप ढालने की क्रिया को जो तत्व संपन्न करता है उसी का नाम क्या है? अग्नि है। क्या है? देखो, भोजन को शरीर के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया जो करता है, उस क्रिया को संपन्न जो करता है उसका नाम क्या है? अग्नि है। मान के जो, अग्नि। हाँ अग्नि। मान के चलो कि हमने चांदी को या सोने को अग्नि के इसमें डाल दिया, तो वो क्या होगा? पिघलेगा, तरल पदार्थ में पिघल जाएंगे। रूपांतरित हो जाएगा ना। और वो जिस तरीके से हम्म। हमें जिस ढांचे में डालना है उसका आकार स्वरूप ले लेगा, स्वाभाविक है। उसी तरह
आपका बराबर। शरीर में आप जो भी अन्न डाल रहे हैं, जो भी फूड डाल रहे हैं, उसका पाचन कौन कर रहा है? अग्नि कर रही है। उसका पाचन, उसका यस सर। डाइजेशन कौन कर रहा है ना? चयापचय अग्नि। क्रिया कौन अग्नि कर कर रहे हैं? अग्नि कर रही है। और इसको ही आप क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। सारी चीजें जो प्रोसेस हो रही है ना, चयापचय क्रिया हो रही है। और ये कौन कर रहा है? अग्नि कर रहा है। यहाँ तक के तो समझ में आया ना? जो भी आपके अन्न का पाचन क्रिया कौन कर रही है? अग्नि कर रही है। ठीक है। अ, और यह संपूर्ण क्रिया पाचन और चयापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। यह अग्नि पाचन क्रिया को करने के लिए आमाशय, यकृत, धातु कोश में अनेक प्रकार के पाचक रसों को उत्पन्न करती है। इन्हीं रसों की सहायता से सभी प्रकार के ठोस द्रव्य, आधे ठोस द्रव्य, चाटने योग्य द्रव्य पदार्थ, धातुओं, मलों आदि की परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे तो भोजन का पाचन होने पर अंगों का पोषण पहुंचाने में व्यान वात का, भोजन रस को वहन करने वाले स्रोतों का सहयोग मिलता है। अभी यह व्यान वात की बात करते हैं, तो वात क्या करता है? उस ठोस पदार्थों को प्रेशर करने का काम करता है तथा सामने ढकलने का काम करता है। तो कौन सा वायु है यहाँ वर्क करने वाला? व्यान वायु। व्यान वायु। ठीक है। परंतु अग्नि, जठराग्नि का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अग्नि न हो तो भोजन का पाक होगा और न ही उसको रस आदि धातु के उत्पत्ति होगी। मान के चलो अग्नि नहीं है तो धातु पक्व हो सकते हैं क्या? आपके पास, आपके घर में चावल है, आपके घर में पानी है, आपके घर में बर्तन है, और अग्नि ही ना है तो चावल पक पाएगा क्या? उसी नहीं। तरह, उसी तरह आपके शरीर में धातु है, दोष है, सब कुछ है, लेकिन अग्नि नहीं है। और आप खाते भी जा रहे हो तब भी आपके शरीर में वो तत्व नहीं बनेगा, और उससे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र की पोषण नहीं हो सकता। इसीलिए समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अग्नि का महत्व क्या है ना? समझ में आ रहा है ना? समझिए। आयुर्वेद अनुसार अग्नि नष्ट हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अग्नि के विकृत होने पर मनुष्य रोगी होता है। अग्नि सम होने पर मनुष्य निरोगी रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है। मानव के शरीर में कितने प्रकार की अग्नि है? मैंने पहले इसको पहले बताया था। मानव के अंदर शरीर में कितनी प्रकार की अग्नि है? मैंने पहले ही बताया था। जठराग्नि। देखिए ना, आप देखिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालिए। 13 प्रकार की अग्नि बताया था। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की। लिख लीजिए, शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। मानव शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती है। पहली है जठराग्नि। पहली है जठराग्नि, जो पेट में होती है। दूसरा है भूताग्नि, जो पंच महाभूतों की होती है। और तीसरा है धात्वाग्नि, जो धातु में प्राप्त होती है। 5 ए, 7 ए, और जठराग्नि एक, है ना? ऐसे कितना हो गए? 13 प्रकार की जठराग्नि होती है। 13 प्रकार की अग्नि होती है ना? जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि। ठीक है। तो जो जठराग्नि है वो तो पाचन करती है, मेन रोल उसी का है। तथा 5 भूताग्नियां, भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि और आकाशाग्नि। ठीक है। 7 धात्वाग्नि कौन से? रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्ताग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। और महिलाओं में क्या पाई जाती है? रजोग्नि। ठीक है। जठराग्नि को ओके मैं सर। एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जठराग्नि मेन हेडिंग है। ऊपर जिस अग्नि का महत्व बताया गया है वह जठराग्नि है। इसे पाचक अग्नि या कायाग्नि भी कहा जाता है। यह आमाशय और पक्वाशय, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में नाभि प्रदेश में रहती है।
जिस प्रकार सूर्य अपनी उष्मा से सहायता से कुओं, तालाबों, नदियों आदि जल सोख लेता है, उसी प्रकार नाभि में स्थित अग्नि अपनी उष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाक करती है। हम जितने भी पदार्थ खाते हैं उन्हें शरीर में अनुरूप बनाने के लिए अग्नि उसे तोड़कर सूक्ष्म खंडों में विभक्त करती है। इस प्रकार जठराग्नि पाक क्रिया द्वारा भोजन में आरंभिक परिवर्तन करती है और आयु, वर्ण, स्वर, बल, ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, उत्साह, ओजस, शारीरिक ताप आदि को संपादित करती है और अन्य अग्नियों को क्रियाशील बनाने में रखती है तथा सहायक करती है। इस सब कार्यों में सहायक बनने के लिए अग्नि का सम अवस्था में रहना आवश्यक है। जठराग्नि की निम्नलिखित 4 अवस्था होती है, हो सकती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ओके। प्रोवाइड कर ही रहा हूं ना, तो सुन लेना रिपीट होके, क्योंकि इतना तो रिपीट एंड रिपीट अगेन तो करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप मास्टर बनेंगे, है ना। आप यहाँ नोट्स भी यस। बनाओ तथा आप रिकॉर्डिंग सुन सुनकर भी इसको क्लियर करते जाना। मैं प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ ना आपको। ओके ओके सर। ठीक है, जो भी छूट रहा है, चलेगा क्योंकि सर। मैं आपके अनुसार, आपके स्पीड के अनुसार चलूंगा तो मेरा सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मेरा क्या काम है, मैं तो बोल दूंगा कि हो गया, है ना, लेकिन आप अटक जाओगे। मेरा काम है दोनों को देखना, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ओके तथा यहाँ आप नोट्स भी बना रहे हो, है ना। अपने तो ओके सर। 15 दिन कब के बीत गए, अभी तो हमारे एक्स्ट्रा दिन चालू है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जठराग्नि हो गई। अभी हमारा विषमाग्नि, भूताग्नि। जठर जठराग्नि का, विषम। जठराग्नि का 5। पार्ट है, जठराग्नि का पार्ट है विषमाग्नि। जिस तरह दोष धातु के क्षय और वृद्धि होने से भी रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अग्नि के मंद, और मंद यानी कम और तेज यानी ज्यादा, अग्नि के भी मंद और तेज होने पर भी रोग उत्पन्न होते हैं। मंद अग्नि हो गई तो क्या होगा, कब ओके सर। बढ़ेगा। ज्यादा अग्नि हो गई तो क्या होगा, धातुओं को जला देंगी, है ना, स्वाभाविक सा है। इसीलिए, या फिर पेट में ज्यादा जलन होने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह, टॉयलेट वगैरह लग सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में सम अवस्था में रहना चाहिए। पहला है, जठराग्नि का पहला पार्ट है विषमाग्नि। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की अग्नि कभी भी बहुत तेज हो सकती है, कभी मंद धीमी और कभी सम। इससे भोजन का पाचन कभी तो सामान्य रूप से ठीक प्रकार हो जाता है, तो कभी बहुत धीरे और कभी बहुत शीघ्र। अग्नि की यह स्थिति वात दोष की अधिकता से होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट में अफारा, शूल, तेज दर्द, उदारवत, वात की ऊपर की ओर गति, कब्ज, जलोंदर, पेट में भारीपन, हाथों में गुड़गुड़ाहट की आवाज, अतिसार तथा प्रवाहिका जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण हो सकते हैं, विषमाग्नि। क्योंकि विषम अग्नि यानी कभी मंद है, कभी ज्यादा है, कभी सम है, ये प्रॉपर अलाइन नहीं है, ये विषमाग्नि है। ठीक है, दूसरा पार्ट है तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्ण शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसका पावर बढ़ चुका है। ठीक है, इस प्रकार की अग्नि बहुत तेज होती है, जो अधिक मात्रा में खाए भोजन का पाचन बहुत कम समय में कर देती है। व्यक्ति को जो कुछ भी खाता जाता है शीघ्र पच जाता है, अतः वह बहुत अधिक खाने वाला हो जाता है। इस अवस्था को अत्यग्नि या भस्मक के नाम से भी जाना जाता है। जठराग्नि की इस अवस्था को पित्त दोष की अधिकता होती है। रोगी के गले में, ओठों में, तालू में शुष्कता, सूखापन उत्पन्न हो जाता है। भोजन के पाचन के बाद अग्नि गले में शोष और दाहा, ओठों में शोष, सूखापन और दाहा, तालू में जलन और संताप, गर्मी और जलन की अनुभूति उत्पन्न करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विषमाग्नि, सॉरी, तीक्ष्णाग्नि। क्या कहलाएगा, तीक्ष्णा अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि तीक्ष्ण आग। पावरफुल, है ना। मंदाग्नि, अभी है मंदाग्नि। मंद नाम से ही समझ में आता है कि इसकी जो पावर है वो एकदम क्या होंगी, स्लो होंगी। स्लो। गैस फ्लेम स्लो क्या स्लो। होंगी, स्लो होंगी।
पावर तेज होंगी। तथा तीक्ष्ण अग्नि की गैस की फ्लेम कैसे हो सकती है, एकदम तीक्ष्ण हो सकती है, पावरफुल हो सकती है। इस तरीके से अभी हम तीन पार्ट देख रहे हैं। मंदाग्नि, तीसरा पार्ट है मंदाग्नि। इस अवस्था में अग्नि बहुत ही मंद धीमी होती है, अतः कम मात्रा में खाए गए सामान्य भोजन को भी ठीक प्रकार से पचा नहीं पाती। इस तरह की जठराग्नि कफ दोष को अधिकता के कारण होती है। इसके, है ना, इसके परिणाम स्वरूप पेट और सिर में भारीपन, खांसी, श्वास, मुंह में लार बहना, उल्टी आना, शरीर में कमजोरी आदि विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अभी लास्ट है समाग्नि। समाग्नि यानी प्रॉपर अलाइन की गई अग्नि, इसको क्या बोलेंगे, समाग्नि। इस प्रकार की जठराग्नि समय पर उचित और अच्छे मात्रा पर ग्रहण किए गए सारे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से करती है, क्योंकि इस अवस्था में जठराग्नि वात पित्त और कफ तीन दोषों को अपनी सम अवस्था में होते हुए अतः अग्नि समाग्नि कहलाती है। इस समय भोजन के पाचन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होती। दोषों की स्थिति और अग्नि की स्थिति, वात की अधिकता में अग्नि कैसी होती है, विषम होती है। और पित्त की अधिकता में अग्नि कैसी होती है, तीक्ष्ण अर्थात तीव्र होती है। कफ की अधिकता में अग्नि कैसी होंगी, मंद अर्थात धीमी होंगी। और वात पित्त और कफ की सम अवस्था में अग्नि कैसी होंगी, सम होंगी, एकदम समान होंगी, बैलेंस होंगी। ठीक है। यहाँ तक कि आपने कौन सी अग्नि समझ लिया, जठराग्नि। यहाँ आपने कौन सी अग्नि पूरी तरह से समझा, जठराग्नि। जठराग्नि क्या करती है, अन्न का पचन करती है, धातुओं का पोषण करती है, काया अग्नि बोला जाता है। इसको ही आप जठराग्नि कह सकते हैं। जठराग्नि कितने प्रकार की होती है आपने देख लिया। जठराग्नि आपके चार प्रकार की होती है, विषवाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और सम अग्नि। इस तरीके से आपके चार प्रकार की अग्नि होती है। और इसमें आपने वातों को, पित्त को और कफ को भी रिलेट किया। वात की अग्नि कैसी होंगी, विषम होंगी, पित्त की तीक्ष्ण होंगी, है ना, और कफ की मंद होंगी, तथा सम अवस्था, दोषों की सम अवस्था में अग्नि कैसी होंगी, सम अवस्था में होंगी, यानी बैलेंस होंगी। ठीक है। तो अभी रिजॉइन जरूर करना, क्योंकि यहाँ सेशन एंड होता है और आप जरूर रिजॉइन हो जाइए। ठीक है। इसी सेम प्लेटफॉर्म में, सेम विंडो में 3 2 5 6 लोग आप दिखना चाहिए मुझे। ठीक है। रिजॉइन हो जाना। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछो।